स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा। एक बहुत बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, स्पेसिफिकली जब वो अपनी ऑप्शनल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे खास करके सोशियोलॉजी। सर, क्या कोचिंग ज़रूरी है? इतनी सारी जूम सेशन, इतनी इतने लंबे समय तक जब मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ाया तो बहुत बड़ा एक डाउट है कि क्या सोशियो की कोचिंग लेनी चाहिए। हालांकि आपको ये चीज़ देख के लग रहा होगा कि मैं मेरे कोर्स की पब्लिसिटी करने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैं आज आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि एकदम रैशनल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि सोशियोलॉजी बिना कोचिंग के नहीं हो सकती। व्हेन आई से नहीं हो सकती, उसके कुछ कारण हैं। हो सकती है अगर वो कारण आप टैकल कर लो तो। मेरे 4 सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज में लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, उसका मैंने सोशियोलॉजी से दिया था। और मैंने न कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोचिंग की, न कोई जीएस की कोचिंग की, किसी की कोचिंग नहीं की। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था ताकि इवैल्यूएशन फीडबैक मिल सके। सोशियोलॉजी एकमात्र ऐसी चीज है जो दिवाकर बोथरा ने सिविल सर्विसेज में जिसकी क्लासेस ली। क्यों मुझे क्लासेस लेनी पड़ी? मेरे 4th अटेम्प्ट में, जब मेरे पास सिविल सर्विसेज की इंटेलेक्चुअल ट्रेड भी थी, प्रैक्टिस भी थी, 3 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी था, फिर भी मैं क्यों कोचिंग क्लास में बैठा था? मेजॉरिटी जिसके अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले थे अपने, उसका एक रीजन है जो मैं आज आपको प्रॉपर स्टूडेंट सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। अब सोशियोलॉजी को स्कोर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? कंटेंट इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट टू रीच दैट 300 प्लस मार्क्स। कंटेंट बहुत फ्रीली अवेलेबल है। अगर मैं आपको बोलूं कंटेंट के लिए कोचिंग करो, तो मेरे खुद के क्लास के नोट्स है जो शायद कहीं ना कहीं टेलीग्राम में घूम रहे होंगे, होवर कर रहे होंगे। कंटेंट के लिए कोचिंग नहीं की जाती है बिकॉज आज के सोशल मीडिया के जमाने में कंटेंट बहुत इजीली और फ्रीली अवेलेबल है इस सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर। यू डोंट हैव टू पे अ हेफ्टी प्राइस, यू डोंट इवन हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर ऑफ इट। More than content, what you require is the analytical ability, specifically in the entire exam of civil services, and more so importantly in the examination such as sociology. अगर एग्जाम में सोशियोलॉजी से दे रहे हो आप, एबिलिटीज टू परसीव थिंग्स फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसको एक सोशियोलॉजिस्ट ने एक किताब के फॉर्म के थ्रू हमको बताया, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। अगर आपको सोशियोलॉजी में ये 300 प्लस मार्क्स रीच करने हैं तो आपके पास सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन होना ही पड़ेगा। अब ये होता क्या है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन? बहुत डाउट रहते हैं लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस और डेफिनेशंस है। आज आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं जो ये थॉट मेरे जहन में सिर्फ कुछ घंटों पहले आया था। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्ल मार्क्स टू अंडरस्टैंड कि ये किस एबिलिटी की बात कर रहे हैं सर, या मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। कार्ल मार्क्स का एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग था, प्रोडक्शन इज असेंस। उनके हिसाब से प्रोडक्शन इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ह्यूमंस, इज द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। एज मैन इन ऑर्डर टू सर्वाइव हैज टू प्रोड्यूस, उसे प्रोडक्शन करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जब ये प्रोडक्शन करता है तो उसे 2 चीजों के साथ ताल्लुकात या संबंध बना के रखने पड़ते हैं, रिलेशनशिप, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन लार्जली फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू एबिलिटीज टू कंट्रोल नेचर, कि हम नेचर के ऊपर कितनी बड़ी एबिलिटीज रखते हैं। एक ट्राइबल या प्रिमिटिव मैन की कैपेबिलिटी नेचर पे कम थी कंट्रोल करने की, नेचर उसे कंट्रोल करता था। आज हमारे पास साइक्लोन्स को टैकल करने के लिए, चीजों को टैकल करने के लिए नेचर को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ गई है because of आधुनिक टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज। रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, अकेला आदमी तो प्रोडक्शन कर नहीं सकता। ये वीडियो बनाने के लिए एक बैक एंड टीम भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, एचआरस भी है, मार्केटिंग्स भी है, एडवर्टाइजिंग भी है, और साथ ही साथ में कुछ और ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग मी। तब जाके शायद ये वीडियो बन रहा है और आपके पास उस राइट फॉर्मेट में पहुंच पाता है। तो वैसे ही फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स या फिर ओनर्स और वर्कर्स दोनों के बीच में रिलेशनशिप जरूरी है, तभी जाके प्रोडक्शन पॉसिबल होगा। तो ये दोनों चीजें अनिवार्य है। मार्क्स बोलते थे कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं उन्हें हैव्स बोलते हैं, और जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं उन्हें वर्कर्स बोलते हैं। FOP are owned by owners and workers work with FOP and derive their wages or get their wages. अब ये तो थी मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग, ये आपको ऑलमोस्ट हर किताबों के अंदर
मिल जाएगी। लेकिन ये जो एनालिसिस मैं अभी आपको दे रहा हूं वो है एक्चुअली सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, और ये नोवेलिटी लाती है आपके आंसर्स में, और वहां से आपके 300 प्लस की तरफ की दिशा या डायरेक्शन या पाथ सेट होता है। अब लेट्स सी, पहले के जमाने में फैक्ट्री होती थी, एक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जहां पे काम होता था, प्रोडक्शन होता था। लेकिन क्या आज के टाइम में मैं यूट्यूब को फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मान सकता हूं कि यूट्यूब एक ऐसा जरिया है जहां से प्रोडक्शन पॉसिबल है? पहले लोग प्रोडक्ट बनाते थे, आज अपने आइडियाज को लोग बेच रहे हैं। पर्सनालिटी मार्केट। So if I see the YouTube today has become the modern factory where the people or the content developers like us are providing you the content, and you are largely consuming that content in order to largely satisfy your urges of knowledge. FOP आज हम बोल सकते हैं YouTube है, लेकिन ये FOP को अब अगर इसकी एनालिसिस करूं तो YouTube ओन करता है गूगल। अब गूगल जब ये ओनरशिप करता है तो बाकी जैसे भी, चाहे वो स्टडी IQ या चाहे कोई बड़े से बड़ा एक यूट्यूबर हो, सबको इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी रोजी रोटी, अपनी कमाई या अपनी बिजनेस आइडियाज या अपने कुछ थॉट्स है जो शेयर करता है आपसे। और जो कंज्यूमर है वो हो आप, जो इसे कंज्यूम कर रहा है। तो अगर हम सिंपल से देखें तो अगर मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से इसे समझना है, ऑन वन हैंड आई कैन से मोनोपोलाइजेशन है। कैसे? एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा यूट्यूब ओन करती है, बाकी हम जितने भी लोग हैं मॉडर्न टर्म्स में, मार्क्सियन टर्म्स में एक वर्कर्स माने जा सकते हैं जो इस फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के साथ, यूट्यूब के साथ काम कर रहे हैं। और ये गूगल जो है हमें सॉर्ट ऑफ वेजेस देती है ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन विच वी आर मेकिंग। मतलब जितने वीडियोस मैंने बनाए, जितने लाइक्स आए, जितने कमेंट्स आए, जितने आवर्स का कंजप्शन हुआ, उसके बेसिस पे ये बड़ा सा बुर्जुआ मुझे जो है एक वेजेस दे रहा है। एनालिसिस समझी आपने? नॉर्मली हमने वेजेस को समझा एक ब्लू कॉलर से अटैच करके। आज अगर रियलिटी में देखें तो मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग कितनी सॉलिड तरीके से एप्लीकेबल होती है, वेयर देयर इज अ मोनोपोलाइजेशन। वही सेम सिचुएशन चल रही है, बस फैक्ट्री की जगह यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है जो कोई ओन करता है और बाकी सब कोई उसके साथ काम कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से वेजेस मिल जा रही है उन्हें। ये है एक पार्ट ऑफ मार्क्सियन एनालिसिस कि किस तरीके से मॉडर्न टाइम में हमने पुटअप किया इस एनालिसिस को। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखें, ऑन अदर हैंड वी ऑल ओन, ये जो स्टडी IQ का चैनल है वो स्टडी IQ ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है। गूगल्स के इसके ऊपर राइट्स या अधिकार नहीं है, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर अधिकार है, वो कोई कंडीशन लगा सकता है, लेकिन ये सारा कंटेंट स्टडी IQ का है और उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का है। तो अगर हम देखें वी ऑल ओन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट ओन्ड बाय एनी क्लास। मार्क्स बोलते थे FOP को ओन करते हैं वो हैव्स है। यहां पे आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं मेरा चैनल स्टार्ट कर सकता हूं, कोई और अपना चैनल स्टार्ट कर सकता है और उसके बेसिस पे प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड थे पहले कुछ लोगों के पास थे, लेकिन आज हर किसी के पास में है, तो यहां पे तो मार्क्स इररिलेवेंट हो गया। अब ये होती है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कि किस तरीके से एक मार्क्सियन थियरी को, जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ मार्क्स इन कैपिटलिज्म, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है डिस्कस द थियरी ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। ये था चेंजिंग नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। किस तरीके से इस फॉर्म के कैपिटलिज्म के अंदर हम देखें तो कहीं ना कहीं चीजों को एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच से एनालाइज किया जा सकता है। और जब ऐसे एग्जाम्पल आप एग्जामिनर को देते हो तो चीजें आसान हो जाती है, थोड़ा सा और डीपर चलता है। हेंस कंटेंट इज अवेलेबल बट द एनालिसिस इज वेयर कोचिंग एंड मेंटर्स बिकम इंपॉर्टेंट। तो कंटेंट मार्क्स का FOP ROP आपने फ्रीली भी पढ़ लिया है, लेकिन क्या ये एनालिसिस जो मैंने दिया, जो मन चाहे वो किताब उठा लो, जिस मन चाहे उसका लेक्चर देख लो, नहीं मिलेगा। ऐसे कोई और शिक्षक या अध्यापक या टीचर जो है जिनको आप फॉलो कर रहे हो वो अपनी एनालिसिस देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन में ये थॉट प्रोसेस अब आपको समझ में आया तब आप एनालाइज कर सकते हो। तो एक थॉट प्रोसेस आपको आपका मेंटर बताता है, 5 और तरीके आप अपने आप से उनको लगाने लगते हो। And this is where the important role of coaching comes, specifically in the subjects like the sociology, which carries deep analysis. And in order to understand, आपको कहीं ना कहीं एक constant mentorship चाहिए, एक classes चाहिए जो आपको कोच करे, जो आपको डायरेक्ट करे। I can do analysis by myself. कुछ लोगों को लगता है कि हम खुद एनालिसिस कर सकते हैं, no doubt about it.
जो माइंड मेरे में है उतनी ही माइंड आपके अंदर है. Certainly you can once you know the pattern on which you should focus. लेकिन इस एनालिसिस को करते वक्त आपको पैटर्न तो पता हो. जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी मार्क्सियन एनालिसिस से दिया, जैसे ये पैटर्न समझ में आया, अब ये YouTube की जगह स्विगी पे भी लगा सकते हो, आप जोमेटो पे भी लगा सकते हो, या फिर किसी और पैटर्न या किसी और संस्था पे लगा सकते हो. लेकिन पैटर्न तो समझ में आना पड़ेगा. पैटर्न नहीं आएगा तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में घूमने जैसी बात है. कैसे एनालाइज करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, बस उसी के अंदर फंस जाते हैं. और लास्ट में चैलेंज होता है कि सर लिखना नहीं आता, कंटेंट तो पढ़ लिया, क्योंकि आपको एनालिसिस करना नहीं आता है. फॉर गेटिंग द राइट डायरेक्शन यू नीड कांस्टेंट गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर्स, पीयर ग्रुप्स और कलीग्स. अब इसके लिए कोई जरूरी नहीं है स्टडी आईक्यू ज्वाइन करो या कोई और ऐसी संस्थाएं ज्वाइन करो. अगर आपके टीचर्स, फॉर एग्जांपल आपके मॉम डैड, माता पिता अगर सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से है, कहीं पढ़ा रहे हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं ये अप्रोच डेवलप करने में. आपका पीयर ग्रुप या कोई सीनियर जो आपका सिलेक्टेड है सोशियोलॉजी से, वो आपकी मदद कर सकता है. बट आपको मदद लेनी पड़ेगी उस एनालिसिस को डेवलप करने के लिए. और एक बार वो डेवलप हो जाती है, सोशियोलॉजी यूपीएससी के इतिहास में एज पर यूपीएससी सबसे ज्यादा सक्सेस रेट रखने वाला डिसिप्लिन है. और साथ ही साथ में यूपीएससी के अंदर सोशियोलॉजी से इजी कोई डिसिप्लिन नहीं, प्रोवाइडेड आपकी एनालिसिस हो. क्यों? बहुत सारे सब्जेक्ट है जहां पे फैक्ट रटने पड़ेंगे. एंथ्रो में रटना पड़ेगा तुम्हें, कुछ भी कर लो, कुछ भी. ज्योग्राफी में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ लोकेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी. बॉर्डर कंट्रीज मगअप करनी पड़ेगी. क्या समझोगे बॉर्डर कंट्रीज के अंदर आप? फॉर दैट मैटर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आर्टिकल्स आपको मगअप करने पड़ते हैं. पॉल साइंस के अंदर सेम फिनोमेना होगा, लेकिन पॉल साइंस साथ साथ में एनालिसिस भी रखती है. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये सब्जेक्ट खराब है. इन सब्जेक्ट की अपनी खूबियां हैं. सोशियोलॉजी की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है. तो सोशियोलॉजी में एनालिसिस आ गई, उस आदमी को सब कुछ आ गया. इसीलिए नॉर्मली आप देखते हो सोशियोलॉजी जिसने एक बार सलीके से पढ़ लिया है वो बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता है. बिकॉज एक बार पढ़ा, अप्लाई किया, छोड़ दिया. यू डोंट रिक्वायर कांस्टेंट रिविजन. एंड इसीलिए सोशियोलॉजी बहुत इजीली खत्म हो जाता है. जो चीज फैक्चुअल है, चार महीने रिवाइज नहीं की, वो फैक्चुअल चीजें आरएनए डीएनए निकल गए दिमाग से, ज्योग्राफी के लोकेशन निकल गए दिमाग से, और फैक्चुअल चीजें निकल गई. 4 साल मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एग्जाम दिया, लेकिन आज मुझे कांस्टेंट पॉलिटी के कोई आर्टिकल पूछ लो, सब आर्टिकल मुझे नहीं याद रहेंगे. बिकॉज मेरे को कांस्टेंट रिवीजन करना पड़ेगा उसे याद रखने के लिए. सो सोशियोलॉजी इज एलॉबरेशन ऑफ द ऑब्वियस, बट द प्रॉब्लम इज दिस. एक नॉर्मल चीज है ऑब्वियस, उसी की एलॉबरेशन है सोशियोलॉजी, लेकिन उसको एलॉबरेट बड़े डिफरेंट ढंग से करता है. जैसे मैंने यूट्यूब का भी एग्जाम्पल दिया आपको. और ये ऑब्वियस कई बार आपके अंदर डिफिकल्टी क्रिएट करने लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार हमारा जो कॉमन सेंस नॉलेज है हमें प्रोहिबिट करता है किसी एक्शन को डिफरेंट तरीके से समझने के लिए, सोचने के लिए. So the obvious dominates to such an extent that it kills that sociological imagination. And in order to overcome this, you require a constant mentoring. And this is the reason I say sociology requires coaching. By chance, there is a batch which is starting if you want to join it. Sir, आप publicity कर रहे हो. अगर मैंने पब्लिसिटी की है तो तब की जब आपको मैंने साइंटिफिकली प्रूव कराया कि आपको इमेजिनेशन करनी है. बट दिस इज नॉट जस्ट द बैच यू कैन ज्वाइन. जहां पे भी कह रहो, मैंने बताया पीयर ग्रुप्स, टीचर्स या आपके कोई भी एस्पेक्ट आपको अगर मेंटर कर सके तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं तो यू वुड ऑलवेज हैव टू रिलाई ऑन दिस. तो अगर आपको सोशियोलॉजी इस तरीके से पढ़नी है, अगर आपको एनालिसिस पे फोकस करना है, then this batch is open. But हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सिर्फ कंटेंट के लिए जो लोग आ रहे हो, कंटेंट बहुत फ्रीली अवेलेबल है गाइस, there's no point of paying the fees for that. लेकिन आपको एनालिसिस करनी है और सीरियसली शिद्दत से डिसिप्लिन से अपने आप पे वर्क करना है सोशियोलॉजी में, तो ज्वाइन दिस बैच, यू विल नॉट बी डिससैटिस्फाइड. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर एंड देयर आर नो अल्टीरियर मोटिव्स अटैच्ड हियर. इट वाज प्रीटी मच द थिंग्स व्हिच आई फेस्ड इन माय प्रिपरेशन. आई हैव जस्ट सेड यू बाय एन एग्जांपल हियर सो दैट दिस क्वेश्चन ऑफ दोस पीपल, यार सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन तो है नहीं, कोई और ऑप्शन ले सकते हो आप. अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हो, और अगर आपके पास कोई कांस्टेंट पीयर ग्रुप नहीं है, चाहे आपके वो फ्रेंड, किन, रिश्तेदार, नातेदार में ही क्यों ना हो, तो सोशियोलॉजी की जगह कुछ और पढ़ो. क्योंकि बैठे बिठाए एनालिसिस डेवलप नहीं होती है. कंटेंट समझ में आ जाएगा, एप्लीकेशन नहीं होगी. और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, और या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, तब सोशियोलॉजी आंख बंद करके लेना बहुत एक्सेप्शनली स्कोरिंग है. थैंक यू सो मच. रियली हैव अ नाइस डे.
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।